हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट और एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी पिछली क्लास जो थी, पिछली क्लास में हमने जो आरपीएससी एआरओ का जो हमारा पेपर था उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको हमने क्या कर लिया था, विद डिटेल्स हमने उनको एक्सप्लेन किया था। ठीक है। उसी टेस्ट से उसी सीरीज के अंदर हम हमारी आज की थर्ड क्लास लेकर के आ रहे हैं। इसके अंदर हम जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, वो हम क्या करने वाले हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको हर एक छोटी छोटी चीज जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है वो सारी की सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाता रहूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ ए टिक इंक्लूड्स, कि जो टिक्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल किस तरीके की होती है। तो सबसे पहली बात तो टिक्स का जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि वो क्या क्या चीजें हैं, कि टिक्स क्या होती है। सबसे पहली बात तो टिक्स क्या होती है, कौन सी क्लास में आती हैं, ठीक है, इनका ऑर्डर क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो टिक्स जो होते हैं भाई वास्तव में क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पास में एरकनीड्स होते हैं। टिक्स क्या होते हैं, ये वास्तव में एरकनीड्स होते हैं। एरकनीड्स का मतलब क्या होते हैं, जिसमें ये क्लास एरकनेडा से बिलोंग करते हैं। और इस क्लास में बेसिकली कौन कौन सा आर्थ्रोपोड आते हैं, ये आते हैं आपके पास में स्पाइडर, स्कॉर्पियन, माइट्स एंड टिक्स। ठीक है, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, माइट्स एंड टिक्स जो होते हैं वो कौन से क्लास से आते हैं, एरकनेडा क्लास से ये आते हैं। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर पूछा गया है कि जो आपके टिक्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है। ठीक है, क्या उनका सीक्वेंस रहता है, वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में है, फर्स्ट स्टेज में है एग। हाँ ठीक है, एग तो इसमें होता है। ठीक है, देन फिर है नेक्स्ट क्या है, एट लेग लार्वा। तो देखो यहाँ पे जो है एट लेग्ड लार्वा नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसकी जो सेकंड वाली स्टेज आएगी उसमें जो लार्वा होता है उसमें एट लेग्स नहीं होते हैं। तो ये तो यही क्या हो गया है, रोंग हो गया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं वो हम देखते हैं। जबकि इसने बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एग है, एग के बाद में क्या है, एट लेग्ड लार्वी। तो भाई लार्वी तो होता है लेकिन उसमें कितने नहीं होते, एट लेग्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो फिर आगे तो जाने का कोई दिक्कत वही नहीं है, सवाल ही नहीं, क्योंकि ये यहीं पे ही क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। ठीक है, सेकंड की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट स्टेज है एग। हाँ, एग स्टेज सही है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इन्होंने क्या बोला है, सिक्स लेग्ड लार्वी। सिक्स लेग लार्वी ये भी क्या है, कंडीशन सही है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है इन्होंने, सिक्स लेग्ड निम्फ। तो देखो सिक्स लेग्ड निम्फ है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, मतलब क्या नहीं होता है, इसका जो निम्फ होता है उसमें सिक्स लेग्ड नहीं होते हैं। उसमें कितने लेग होते हैं, उसमें एट लेग्स होते हैं। जबकि सिक्स किस में होंगे, सिक्स होंगे ओनली लार्वी में। जबकि निम्फ में कितने लेग्स होते हैं, उसमें एट लेग्स होते हैं। तो ये भी यहां पे क्या हो गया है, रोंग हो गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें एग स्टेज कैसी इसकी सही है। ठीक है, एग स्टेज क्या है इसकी सही है। यहाँ पे सिक्स स्टेज जो लार्वी था, सिक्स लेग्ड लार्वी जो है ये भी सही है। यहाँ पे हम बात करते हैं एट लेग्ड निम्फ। ठीक है, एट लेग्ड निम्फ ये भी कैसा होता है, राइट होता है। देन यहाँ पे फिर क्या आएगा, एट लेग्ड निम्फ की जगह भाई यहाँ पे जो है गलत हो गया है, यह आएगा यहाँ पे एडल्ट। ठीक है, ये क्या आएगा, यहाँ पे एडल्ट आएगा। ठीक है, तो ये जो लाइफ है, लाइफ की स्टेजेस है जिसमें एग होगा, सिक्स लेग्ड लार्वी होगा, एट लेग्ड निम्फ होंगे, एट लेग्ड ही क्या होंगे, एडल्ट होंगे। तो ये जो है आपके पास में सही कौन सा है, ये लाइफ साइकिल किसकी, टिक्स की लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्या है इसमें पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है इसके अंदर लाइफ साइकिल, जो टिक है, टिक्स की लाइफ साइकिल से रिलेटेड अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाए तो क्या होगा, इसकी फर्स्ट स्टेज में एग होगा, देन सेकंड स्टेज जो होगी उसमें क्या होगा, सिक्स लेग लार्वी होगा, देन फिर क्या होंगे, एट लेग्ड निम्फ होगा, देन एट लेग्ड ही कैसा होगा, एडल्ट पाया जाता है। तो ये क्या है, इसकी एक्चुअल लाइफ साइकिल है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था एक। अब देखो इसके बाद में देखो क्या है, तो आपको अलग अलग क्या देखनी है, दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट के बाद में फिर आपको क्या दिए हुए हैं यहाँ पे,
कोडिंग करनी है इनकी, ठीक है। दो लिस्ट में अलग अलग स्टेटमेंट्स है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, कि मतलब फर्स्ट लिस्ट को सेकंड वाली लिस्ट के साथ में क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। क्या है देखो, रिगार्डिंग टू ल्यूर एंड देयर टारगेट पेस्ट, मतलब क्या होता है, जो ल्यूर होता है, ल्यूर और कौन सी ल्यूर किस टारगेट पेस्ट के लिए यूज में ली जाती है, उसके रिगार्डिंग हमको क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हमको क्या करना है, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड वाली लिस्ट से क्या करना है, क्या करना है, उनको करेक्ट उनके आंसर मैच करने हैं। तो देखो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। तो देखो अपन सबसे पहले तो क्या करते हैं, ए बी सी डी अपने पास में क्या दिए हुए हैं, ए बी सी डी अपन को दिया हुआ है। तो यहां पर भी अपन क्या लिख लेते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। फिर यहां पे अपन क्या करेंगे, इनको एक एक को मैच करते हैं। तो अपने पास देखो पहला कौन सा है, हेलील्यूर, ठीक है। हेलील्यूर जो होता है ये क्या है, एक तरीके का ल्यूर है। ल्यूर वास्तव में बेसिकली क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं, ठीक है। ट्रैप जो होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, ल्यूर कहा जाता है। ये फेरेमोन ट्रैप जो है, या इस तरीके से हम इनको फेरेमोन ल्यूर भी कह सकते हैं, जो क्या करते हैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज स्पेसिफिक ये होते हैं, ठीक है। स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, जो पर्टिकुलर स्पीशीज को ही क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। तो हेलील्यूर जो होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन है, एरिस वेटेला, एरिस सॉरी हेलियोथिस आर्मिजेरा, पेक्टिनोफोरा गोसिपियाला, फिर आता है एरिस इंसुलिना। तो देखो हेलील्यूर जो हो गया वो किससे मैच करता है, वो करता है हेलियोथिस आर्मिजेरा। इस हेलियोथिस आर्मिजेरा का ही नाम क्या है, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। इसको ही क्या कहा जाता है, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ए में क्या आ गया, अपना सेकंड आ गया। ए में हमने क्या लगा दिया, सेकंड लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, दूसरा अपने पास में इर्विट्ल्यूर है, ठीक है। इर्विट्ल्यूर है, तो देखो इर्विट्ल्यूर जो होता है वो किसको अट्रैक्ट करने के काम में आता है। तो यहां पे देखो इरिस विटेला जो है, इरिस वाइटिला जो होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको अट्रैक्ट करने के लिए इर्विट्ल्यूर का यूज लिया जाता है। तो बी में क्या आ जाएगा, हमारे पास में फर्स्ट आ जाएगा, बी में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं, फिर आता है एरेंट ल्यूर, ठीक है। एरेंट ल्यूर जो है वो किसके लिए काम में लिया जाता है, ये लिया जाता है एरिस इंसुलिना को कलेक्ट करने के लिए, या फिर एरिस इंसुलिना को पकड़ने के लिए यूज लिया जाता है। तो सी में क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। सी में क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। देन इसके बाद हम देखते हैं पेक्टिनोफोरा जो पेक्टिनोल्यूर है, ये फिर किसके लिए बच जाता है, ये बच जाता है आपके पास में पेक्टिनोफोरा गोसेपिएला, ये आपके पास में बच जाता है डी से थर्ड। तो हमारे पास में ये वाला कोड दिख रहा है कि किसी में, कि जिसमें ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में क्या है, थर्ड है। तो भाई ये जो ए ऑप्शन है हमारे पास में, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, आपको जो है क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल इस तरीके से ही रहने वाला है। अब आप देख सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो है सभी तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना जरूरी है। क्या है, सभी तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में क्या हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड ये हो जाएगा, ठीक है। देखो इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स हम जो हैं आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर, जो क्या है आपके पास में एक बहुत ही बेहतरीन हम कोर्स के साथ में लेकर के आ रहे हैं। कोर्स आपके रहने वाला है आरपीएससी एआरओ और आरपीएससी डबल एआरओ का जो एग्जाम है, इसका हम क्या लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, कोर्स लेकर के आ रहे हैं। देखो कोर्स जो है किस पर बेस्ड होने वाला है, एंटोमोलॉजी जो है आरपीएससी, ये आपके कोर्स में रहने वाली है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं। वैसे तो मैंने पिछली क्लास में बताए थे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक तो क्या मिलेगा इसमें आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, ठीक है। एक तो क्या मिलेगा इसमें आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज
ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी। ठीक है, और क्या होगा, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात में इसमें इसमें आपको क्या मिलेगा, एंटो प्लस राजस्थान जीके, एंटोमोलॉजी प्लस राजस्थान जीके भी आपको क्या होने वाला है, इसमें मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा और जो आपको मिलेगा वो मिलेंगे 25 मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, 25 मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो कैसी होगी, इसमें भाई बिल्कुल फ्री होगी। 25 मॉक टेस्ट सीरीज जो होगी वो क्या रहेगी, इस कोर्स में बिल्कुल फ्री रहेगी। कंटेंट क्वालिटी जो है बिल्कुल हाई क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी आपकी रहने वाली है। इसके साथ साथ देखो, इस कोर्स में आपको 18 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी। ठीक है, 18 मंथ की इसमें क्या मिल जाएगी आपको, कोर्स वैलिडिटी मिल जाएगी। सारा का सारा कंटेंट रिकॉर्डेड होगा, जिसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। इसके अलावा प्लस आपको और क्या मिल जाएंगे, इसमें नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स पीडीएफ एंड स्टडी मटेरियल। ये भी आपको क्या करवा देंगे, हम इसमें प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जो आपका कोर्स रहेगा इसमें इतनी सारी चीजें जो है आपको मिलने वाली है। इस कोर्स का मात्र प्राइस रहेगा 7,000 रुपए, जिसको आप जो क्या कर सकते हो, अपनी के जो एग्री पावर जयपुर कोचिंग का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके आप वहां से इस कोर्स में एनरोल आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन वन प्रेडेटर स्पीशीज disrupts the ability of another predator species to capture and consume prey. Such type of interaction among predators within complex food webs are called. देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे कि क्या मतलब है। सपोज ये क्या है, ए एंड बी, ये दो आपके पास में क्या है, प्रेडेटर है। ए प्रेडेटर, ठीक है, और ये क्या है, बी प्रेडेटर। ठीक है, ए और बी आपके पास में क्या है, दो अलग अलग प्रीडेटर है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये जो ए प्रीडेटर है ये क्या करेगा, ये देखो, अब ये जो ए प्रीडेटर है ये बी प्रीडेटर की जो प्रीडेशन एबिलिटी है उसको क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि ये खुद तो क्या कर पाएगा, खुद तो अच्छे से प्रीडेटर खुद तो अच्छे से क्या करेगा, किसी भी प्रे को कंज्यूम कर लेगा, लेकिन ये क्या नहीं करने देगा, बी जो प्रीडेटर है उसको अपनी पूरी एबिलिटी का प्रॉपर यूज नहीं करने देगा। तो क्वेश्चन आपका यही कहना चाह रहा है, जब एक प्रीडेटर स्पीशीज दूसरे प्रीडेटर स्पीशीज को अपनी एबिलिटी पूरी तरीके से यूज ना करने दे, या उसकी एबिलिटी को रोके, या उसको डिस्टर्ब करे, या इनहिबिट करे, तो ऐसा रिलेशनशिप क्या कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके का रिलेशनशिप जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो आपको कहा जाएगा वो कहा जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एडिटिव इंट्रैक्शन, एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शन, सिनर्जेटिक इंट्रैक्शन, या नन ऑफ दिस। तो देखो, यहां पे सबसे आपका अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक क्यों है, क्योंकि इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सप्रेस करता है, या उसकी एबिलिटीज को सप्रेस करता है, या इनहिबिट करता है, या उसको रोकता है, या उसकी ग्रोथ को रोकेगा। तो ऑब्वियसली यहां पे आप देख सकते हो, एक प्रीडेटर क्या है, दूसरे प्रीडेटर की प्रीडेशन एबिलिटी को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, या उसको प्रीडेशन से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। तो इस तरीके का जो एबिलिटी है ये क्या कहलाती है, एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शन कहलाती है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप उसको समझोगे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज की एबिलिटी को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, किस तरीके से डिस्टर्ब कर रही है, उसको अपना जो प्रे है या उसका जो होस्ट है उसको पकड़ने नहीं दे रही है, या फिर उसको फीडिंग नहीं करने दे रही, या फिर उसकी फीडिंग को खुद कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, जो आपस में रिलेशनशिप होते हैं जिसमें
एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को क्या करती है, इनहिबिट करती है, रोकती है, उसको दूर रखती है अपने प्रे से, वो क्या कहलाती है, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो है, pheromone traps are used to trap which one of the following stored grain paste। भैया देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो स्टोर ग्रेन पेस्ट होते हैं, इन स्टोर ग्रेन पेस्ट को कलेक्ट करने के लिए कौन सा क्या लगाया जाता है, कौन सा फेरोमोन ट्रैप यूज किया जाता है, या फिर फेरोमोन ट्रैप का यूज करके कौन से स्टोर ग्रेन को पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सीटोफिलस ओराइजी। ठीक है, सीटोफिलस ओराइजी जो होता है वो क्या होता है आपके पास में, राइस वीविल को कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होती है, सीटोफिलस ओराइजी राइस वीविल होती है। ठीक है, और ट्राइबोलियम कास्टेनम क्या होती है, रेड फ्लोर बीटल होती है। ये क्या होती है, रेड फ्लोर बीटल होता है। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम क्या होता है, खपरा बीटल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, खपरा बीटल होता है। राइस वीविल हो गया, रेड फ्लोर बीटल हो गया, और फिर क्या है, खपरा बीटल, ये हो जाएगा। सीटोफिलस ओराइजी, ट्राइबोलियम कास्टेनम, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, और फिर क्या है, ऑल ऑफ दिस। अब देखो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपके जाएगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस मतलब क्या है, इन सभी इंसेक्ट्स को क्या किया जा सकता है भाई, इन सभी इंसेक्ट्स को क्या किया जा सकता है, इसको फिरेमोन ट्रैप लगा करके इन सभी स्टोर ग्रेन पेस्ट को क्या किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ जो है, जिसमें क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, NCIPM। ठीक है, क्या है, NCIPM जो है वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था और कहाँ एस्टेब्लिश्ड हुआ था, है ना। NCIPM की फुल फॉर्म तो आपको पता चल ही गई, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। कब और कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो वो आपको देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, बट स्टूडेंट्स को क्या होता है, इनकी जो डेट है या इनकी जो ईयर है उसमें कंफ्यूजन रहता है। अब आप देखो कितना नजदीकी इन्होंने ईयर रखा है, 1988, 1987, 1987 और 1989, जबकि यहाँ पे देखो इन दोनों ही क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट जो ऑप्शन है दिल्ली को सेम रखा है, जबकि इन्होंने क्या कर दिया है, ओनली जो इनकी ईयर है, ईयर को चेंज किया है। तो भैया NCIPM, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कहां पर एस्टेब्लिश्ड हुआ था, दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, और 1988 में हुआ था। कब हुआ था, 1988 में ये सबसे पहले क्या हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था। आई बात यहां तक समझ में। देन इसके बाद देखो हम देखते हैं, देखो ये जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं आरपीसी एआरओ और डबल एआरओ के अलावा भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, और ये आपके लिए जो कोर्स रहने वाला है मात्र 5000 रुपीज का रहने वाला है। और इस कोर्स की जो आपको जो भी इसके बेनिफिट्स हैं या जो भी इसकी जो क्वालिटीज है वो मैं आपको ऑलरेडी एआरओ और डबल एआरओ के लिए जो मैंने बताई थी, वो सभी की सभी क्वालिटीज और फीचर्स जो हैं वो इस कोर्स के लिए भी लागू होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको हर चीज जो है वो मिलेगी, टॉपिक वाइज आपको हर एक कंटेंट मिलेगा जो आपके ICAR ASRB नेट के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। वहां पर आने वाले या वहां से पूछे जाने वाले हर एक चीज को क्या करता है, ये कवर करता है। तो इस तरीके से जो आपको आपके लिए जो कोर्स है हम लेकर के आए हैं, ये कोर्स कहीं ना कहीं आपकी जो है क्वालिटीज को, आपके एंटो को और आपकी सब्जेक्ट को क्या बनाएगा, और ज्यादा मजबूत बनाएगा। इस कोर्स को आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन जो कोचिंग प्लेटफॉर्म है, या एग्री पावर जयपुर आपको इस नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से रजिस्टर करना है, और इस कोर्स को परचेस करके अपनी स्किल्स को क्या करना है, इंप्रूव करना है, एंटोमोलॉजी को आपकी टिप्स के ऊपर क्या लेकर के आना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो इंजेक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक्स। कि माइक्रो इंजेक्शन क्या है, एक तरीके की टेक्निक है जिसका यूज क्या किया जाता है, कि जो आपके पास में इंपॉर्टेंट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, या फिर उनके अंदर कुछ चेंजेस जो किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से,
तो सबसे पहले किसका, कौन सी क्रॉप के अंदर हमने ये सारे यूज किए थे कि माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से हमने क्या बनाया है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जिनको कहा जाता है। तो सबसे पहले कौन सी क्रॉप में ये टेक्निक काम में ली गई थी, बता सकता है कोई? तो देखो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है, इसका राइट आंसर क्या है, यह है टोबैको। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और फिर से आपके एग्जाम में जो है रिपीट हो सकता है। तो यहां से आपको पता चलेंगे किस किस तरीके से क्वेश्चन जो है आते हैं, किस तरीके से उनके जो कॉन्सेप्ट है पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको जो है तैयारी करनी है। इसके बाद में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है। ये किससे रिलेटेड है, ये सारा का सारा आपके पास में काइटिन से रिलेटेड क्या है, कॉन्सेप्ट है कि काइटिन क्या होता है। ठीक है, तो देखो हम एक एक स्टेटमेंट को क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे अपन उसको पढ़ेंगे, देन इसके बाद में एक मिनट रुको। हाँ, देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है इसमें, काइटिन इज अ हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर ऑफ एन हाइड्रो एन एसिटिल डी ग्लूकोजामीन एंड डी ग्लूकोजामाइन लिंक्ड थ्रू 1,4 बीटा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस पढ़ना है, और करेक्ट सेंटेंस क्या है, यही आपका करेक्ट सेंटेंस हो है। ठीक है, अब देखो ये कहां से आया है क्वेश्चन, क्या कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन आपके आया है इंसेक्ट की बॉडी वॉल से। ठीक है, कहां से आया है ये, इंसेक्ट की बॉडी वॉल से, जहां पर क्या पाया जाता है, इंसेक्ट में क्यूटिकल पाई जाती है, और उस क्यूटिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है उसका वो क्या है, काइटिन। ठीक है, वो क्या है, काइटिन जो है, और काइटिन जो है ये क्या करता है, इंसेक्ट क्यूटिकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ठीक है, और काइटिन वास्तव में क्या होता है, देखो वास्तव में काइटिन क्या होता है, एक हाई मोलिकुलर वेट वाला पॉलीमर होता है। ठीक है, हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर जो कैसा होता है, नाइट्रोजन बेस्ड पॉलीमर होता है, और ये कैसा होता है, एन हाइड्रो एन एसिटिल डी ग्लूकोजामीन एंड डी ग्लूकोजामाइन, जो लिंक्ड होता है किससे, 1,4 बीटा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड से लिंक्ड होता है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास में क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे के इसके और स्टेटमेंट्स को भी पढ़ते हैं। ठीक है, काइटिन इज अ लो मोलिकुलर वेट, नहीं भैया लो मोलिकुलर वेट नहीं है ये, इसलिए यहां पे क्या हो जाता है, ये सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, फिर काइटिन इज अ हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर ऑफ एन हाइड्रो एन एसिटिल एल ग्लूकोजामाइन, जी नहीं, ये एन आइसिटिल एल ग्लूकोजामाइन नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा कौन सा होता है, एन एसिटिल डी ग्लूकोजामाइन होगा, ना कि एन एसिटिल एल ग्लूकोजामाइन, तो ये भी यहां पे गलत हो जाता है। फिर काइटिन इज अ लो मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर एन एसिटिल एल ग्लूकोजामाइन 1,4 अल्फा। देखो यहां पर फिर से क्या आ गया, लो मोलिकुलर वेट आ गया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। सही क्या है, हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर होता है, और नाइट्रोजनस पॉलीमर है, जो कि एन एसिटिल डी ग्लूकोजामाइन और डी ग्लूकोजामाइन का लिंक होता है किसके थ्रू, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से ये जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके का देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे क्या है, वापस आपको कॉन्सेप्ट वाला ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो क्या है, who proposed the concept that any two species can live together indefinitely on a single limiting resources, coexisting species with similar ecology are typically found in different microhabitat। देखो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है, देन उसको धीरे धीरे समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। सबसे पहले तो देखो इन क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें क्या होती हैं, दो अलग अलग स्पीशीज हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, दो स्पीशीज हैं और वो आपस में रहती हैं और एक ही सिंगल रिसोर्स का क्या करती हैं, यूज करती हैं। वापस सुनना, दो स्पीशीज हैं जो क्या करती हैं, एक ही जगह पर रहती हैं और एक ही लिमिटेड रिसोर्स का क्या करती हैं, यूज करती है। ठीक है, coexisting species with similar ecological are typically found in different microhabitat। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा फिर,
देखो इसमें जो आपको एग्जाम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा इसमें, सी, GF गाउसे ने क्या दिया था, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था। ठीक है, इसके बाद में देखो जो नेक्स्ट है आपके पास में, चैगेस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई, चैगेस डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है, चैगेस डिजीज किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो ये भी आपके पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, और इसका आंसर क्या जाएगा आपके पास में, रेडोविड बग। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, रेडोविड बग जाएगा, जो क्या है, चैगेस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई, किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है चैगेस डिजीज, वो होती है रेडोविड बग। और रेडियोइड बग जो होते हैं ये कौन से ऑर्डर में आते हैं, ये आते हैं आपके पास में हेमिप्टेरा। ठीक है, ये कौन से ऑर्डर में आते हैं, हेमिप्टेरा। और इनकी अगर अपन बात करें, ये इनका सब ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, हेटेरोप्टेरा। ठीक है, सब ऑर्डर इनका क्या हो जाता है, हेटेरोप्टेरा इनका सब ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, Which of the following sequence is correct regarding the मेलाथियोन metabolic process in insect? ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है मेलाथियोन की, वो किस तरीके से होती है, या हम बात करें किसी इंसेक्ट में जब मेलाथियोन उसकी बॉडी में एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद में वो किस किस तरीके से एक उनमें चेंजेस आते हैं या बदलाव आते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कहां से पूछा गया था और ये कहां आपको दिया हुआ है। अगर आपने कभी हैंडबुक ऑफ एंटोमोलॉजी जो है भाई टीवी प्रसाद की जो बुक है हैंडबुक ऑफ एंटोमोलॉजी, वहां पे ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो दी हुई है कि कौन सा इंसेक्टिसाइड किस तरीके से एक इंसेक्ट में या किसी ह्यूमन बॉडी में चेंजेस उसमें आते हैं, या किस तरीके से डिग्रेड होता है, या किस तरीके से वो बॉडी के अंदर जो है अलग से वो या अलग अलग फॉर्म में डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है मेलाथियोन, जो किसमें कन्वर्ट होगा, डाइमेथिल थियोफॉस्फोरिक एसिड, फिर डाइमेथिल फॉस्फोरिक एसिड देन मेलाक्सोन। तो भैया ये वाला जो है टर्म आपके, या ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, मेलाथियोन, डाइमेथिल फॉस्फोरिक एसिड, डाइमेथिल थियोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेलाथियोन, वो किस में चेंज होगा, पहले मेलाक्सोन में चेंज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में डाईमेथिल थियोफॉस्फोरिक एसिड होगा, उसके बाद में क्या होगा, डाईमेथिल फॉस्फोरिक एसिड, और फिर क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड में ये चेंज आपके होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्रोबैक्टीरियम, देखो वापस देखो, एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड ट्रांसफर इंक्लूड डैश टू कैरी डीएनए इनटू प्लांट्स, कि कौन सा एग्रोबैक्टीरियम ऐसा है जिसका यूज जो है वो डीएनए को प्लांट्स में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। भाई जैसा आप नाम तो सभी ने सुना होगा कि एग्रोबैक्टीरियम क्या होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का आप सभी ने जो है नाम सुना होगा, जिसका बेसिकली यूज जो है वो किसके लिए किया जाता था, जो आप ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं उनको डेवलप करने में, या हम बात करें बायोटेक्नोलॉजिकल जो आपके पास में क्या है क्वालिटीज है, या हम बात करें उनकी जो टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स की हेल्प करके, उन टेक्निक्स की हेल्प से क्या बनाना, ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डेवलप करना। तो यहाँ पे देखो, एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड ट्रांसफर इंक्लूड डैश टू कैरी डीएनए इनटू प्लांट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में कि कौन सा एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड ट्रांसफर है जिसका यूज डीएनए को प्लांट्स में ट्रांसफर करने में यूज लिया जाता है। तो देखो पहला आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट, नहीं भाई इलेक्ट्रिक करंट का यूज नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर है डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स, ये भी नहीं लेते हैं काम में। फिर अपन कौन सा लेते हैं, टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड का जो है यूज किसमें किया जाता है, ये डीएनए को प्लांट्स में ट्रांसफर करने के लिए यूज लिया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टीआई प्लाज्मिड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, वो डिफाइंड द टॉक्सिकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ लिमिट द बायोलॉजिकल इफेक्ट
ऑफ ए केमिकल और मिक्सचर ऑफ केमिकल। ठीक है, तो देखो ये जो आपके पास में क्वेश्चन था कि ये आपको सबसे पहले किसने बताया था कि द स्टडी ऑफ लिमिट ऑफ द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए केमिकल और मिक्सचर ऑफ केमिकल। ठीक है, ये आपको बताया था फोगलमैन ने बताया था। कौन से किसने बताया था सबसे पहले? फोगलमैन ने बताया था 1963 में, ये आपको सबसे पहले इसने बताया था। ठीक है भैया, देखो इसके साथ ही हम जो हमारे जितने भी कोर्स अपडेट्स हैं, जो जो हमने कोर्स आपको ऑफर किए हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स जो हैं उन सभी के लिए हमने क्या किए हैं, अलग अलग कोर्स भी ऑफर किए हैं। जिसमें देखो पहला मैं आपको कोर्स बताऊं तो कोर्स कौन सा है, ICAR ASRB नेट एंटोमोलॉजी, और इसकी प्राइस जो है वो कितनी है, 5000 रुपीज है। ठीक है, मतलब जो लोग क्या करना चाहते हैं, नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो कोर्स है ये कैसा हो जाएगा, ये 5000 रुपीज का कोर्स है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, ICAR JRF। जो ICAR JRF है कौन सा, एंटोमोलॉजी, जिसमें एंटोमोलॉजी में आपको दिया जाएगा और निमेटोलॉजी भी आपको दिया जाएगा। तो ये जो कोर्स है ये कैसा है, इसका प्राइस क्या रहने वाला है, 7000 रुपीज इसकी प्राइस रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद देखो RPSC ARO और AARO, ठीक है, जिसमें आपको एंटोमोलॉजी प्लस राजस्थान जीके भी आपको मिलने वाली है। इस कोर्स का प्राइस जो रहने वाला है वो भी मात्र 7000 रुपीज का रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट एंटोमोलॉजी से स्टेट PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए कोर्स रहने वाला है मात्र 5000 रुपीज का, ये कोर्स उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कोर्स हैं काफी सारी उनके अंदर डाइवर्सिटी है। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की अगर एंटोमोलॉजी से रिलेटेड अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये कोर्स जो हैं कैसे रहने वाले, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपको इन कोर्स में क्या क्या फैसिलिटीज जो हैं वो अवेलेबल होंगी। तो देखो सबसे पहली बात तो है आपको इनमें सभी में रिकॉर्डेड लेक्चर्स या रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और रिकॉर्डेड क्लासेस या रिकॉर्डेड जो लेक्चर हैं वो आपको किस बेसिस पे मिलेंगे, जो आपके एग्जाम का सिलेबस है उस बेसिस पे आपको मिलेगा। यानी कि आपको सिलेबस जो है, हर एक चीज का सिलेबस हमने क्या करवाया हुआ है, इसको पूरा कवर करवाया हुआ है। हर एक सिलेबस को हमने क्या किया है, इसमें कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके बाद में देखो नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स फॉर ईच क्लास। देखो हर एक क्लास में जो नोट्स और स्टडी मटेरियल है वो भी हम क्या करने वाले हैं, आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हम क्या करने वाले हैं, आपको इसमें देने वाले हैं। इसके अलावा सिलेबस वाइज ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट, ठीक है, सिलेबस वाइज जो ऑर्गेनाइज कंटेंट है वो भी हम क्या करवाने वाले हैं, आपको इसमें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसके साथ देखो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, जिसमें आपके ARO, AARO, JRF, SRF और अदर कोई रिलेटेड स्टेट PhD एंट्रेंस एग्जाम है तो वो भी हम क्या करने वाले हैं, इसमें कवर करने वाले हैं। इसके अलावा देखो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, ठीक है, क्या है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट जो है वो भी हम आपको इसमें देने वाले हैं। ठीक है, मेजर मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन कंप्लीट सिलेबस, और इसमें क्या रहने वाला है, जो मेजर मॉक टेस्ट है वो भी आपके कितने रहने वाले हैं, ये 25 मॉक टेस्ट आपको रहने वाले हैं। ठीक है, क्या रहने वाले हैं, 25 मॉक टेस्ट आपके ये कंप्लीट सिलेबस बेस्ड आपके रहने वाले हैं। तो ये जो कोर्स है आप कहां से डाउनलोड करोगे, एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर के। देन वहां पर जब आप खुद को रजिस्टर करोगे, देन रजिस्टर करने के बाद में आपको ये कोर्स की सारी डिटेल्स जो है वहां पर मिल जाएगी, और जिस भी स्टूडेंट को जिस भी कोर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है वहां से वो कोर्स परचेस कर सकता है। और प्राइस जो है बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ में कोई समझौता नहीं करते हैं। क्वालिटी आपको बिल्कुल फंटास्टिक या एक नंबर अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी, जहां पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा और हर एक चीज आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो देखो पहला जो है इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर, ड्यू टू सिलेक्टिविटी ईच स्ट्रेन ऑफ बीटी इज कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग ओनली स्पेसिफिक जीन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, इस ये जो है ये कैसा है, ये सही है। ठीक है, कि जो बीटी जो होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर
हम उसको स्पेसिफिकली क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अगेंस्ट उसको यूज में लेते हैं। तो देखो, ड्यू टू सेलेक्टिविटी ईच स्ट्रेन ऑफ बीटी इज कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग ओनली ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। कि इसमें क्या होगा कि जो बीटी होता है वो किसी स्पेसिफिक जो ग्रुप होता है उसके लिए ही कैसा होता है, इफेक्टिव होता है। हाँ, ये चीज सही है। और हमको इसमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब देखो, बीटी इज आल्सो कंसिडर्ड नॉन टॉक्सिक टू द ह्यूमंस। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। बीटी जो होता है वो बेसिकली या हम देखें जनरली जो होता है ह्यूमंस के लिए नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। बीटी एक्ट एज स्ट्रिक्टली एज स्टोमक पॉइजन। हाँ, ये भी इसमें सही है कि बीटी जो होता है वास्तव में कैसा होता है, वो स्टोमक पॉइजन ही होता है। क्यों? क्योंकि वो एल्कली गट में जाकर के ही, इंसेक्ट के एल्कली गट जो होगी उसमें जाकर के ही कैसा होता है, एक्टिवेट होता है। देन उसके बाद में जो उसके फर्दर प्रोसेसिंग होती है, उसमें क्राई प्रोटीन्स बनती हैं, वो सारी की सारी जो फैक्टर्स है वो सारा का सारा कैसा होता है, एज अ स्टोमक पॉइजन वो वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद देखो, डायमंड बैक मॉथ वाज फाउंड हाईली ससेप्टेबल टू द बीटी थुरिंगजेनेसिस क्रोस्टाकी टॉक्सिन एंड नेवर ऑब्जर्व टू शो रेजिस्टेंस। भाई ये तो गलत है, ये ही क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। देखो, सेंटेंस क्या कह रहा है, डायमंड बैक मोथ वाज फाउंड हाईली ससेप्टेबल टू द बीटी क्रोस्टाकी टॉक्सिन, ठीक है, एंड नेवर ऑब्जर्व टू शो रेजिस्टेंस। और देखो, यही एक डायमंड बैक मोथ ही क्या है, आपके एक ऐसा इंसेक्ट है जो क्या करता है, कई तरह के इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट इसने क्या कर लिया है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। तो जबकि इसमें क्या बोल रहा है कि इसने कभी भी रेजिस्टेंस डेवलप नहीं किया है, जबकि कर चुका है। तो इसके लिए इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, डी ही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट सेंटेंस जो है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। डायमंड बैक मोथ वाज नॉट हाईली ससेप्टेबल टू द बीटी क्रुस्टाकी एंड नेवर फाउंड द रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। इसके बाद देखो, 14 आता है आपके पास में, सेमियो केमिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। सेमियो केमिकल्स कैन बी यूज्ड एज। देखो, सेमियो केमिकल वास्तव में होते क्या हैं, सेमियो केमिकल कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो बेसिकली इंसेक्ट्स में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या होते हैं, ये इंसेक्ट में पाए जाते हैं। मतलब क्या करता है इंसेक्ट, इन सेमियो केमिकल्स की हेल्प से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो देखो, सेमियो केमिकल्स का जो यूज है वो क्या है, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। पहला तो है, बायो मॉनिटरिंग का यूज कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। मास ट्रैपिंग के लिए सेमियो केमिकल्स का यूज किया जा सकता है क्या, तो मास ट्रैपिंग के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। मैटिंग डिस्ट्रप्शन के लिए यूज किया जा सकता है क्या, हाँ मैटिंग डिस्ट्रप्शन के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल मिला करके ऑल ऑफ द अबोव ये हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि सेमियो केमिकल्स का यूज इन सभी प्रोसेस के लिए क्या हो सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाई यूजिंग द कोड गिविंग बिलो द लिस्ट। तो देखो भाई, अब आपको क्या बताना है, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर लेते हैं, ए बी सी और डी, ये हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे ABCD हमने लिख ली है। अब क्या करना है, हमको उनको मैच करना है, ठीक है, कि कौन कौन से किस किस के साथ में मैच होते हैं। तो देखो, थाइसेन्यूरा फर्स्ट अपने पास में क्या दिया हुआ है, थाइसेन्यूरा दिया हुआ है। और थाइसेन्यूरा में कौन आते हैं बताओ, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, सकिंग लाइस आती हैं, स्प्रिंग टेल्स आते हैं, स्कॉर्पियन आती हैं, फ्लीज आती हैं और स्टोन फ्लाइज आती हैं, ठीक है। तो आपको जो है इसमें फर्स्ट है थाइसेन्यूरा, थाइसेन्यूरा में से इसमें कौन आएगा, सकिंग लाइस, स्प्रिंग टेल्स, देन स्कॉर्पियन फ्लाइज, देन फ्लीज, देन स्टोन फ्लाइज, ओके, ठीक है। अपन बी पढ़ते हैं, एनोप्लूरेंट्स, एनोप्लूरा में जो कौन कौन आते हैं, एनोप्लूरा में सबसे पहले आएगा इसमें बी, बी में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। बी में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, बी में फर्स्ट आ जाएगा सकिंग लाइस, ठीक है। अब देखो इसके बाद में स्पिनोप्टेरा, स्पिनोप्टेरा में कौन आती है, स्पिनोप्टेरा में आती है फ्लीज, ठीक है। स्पिनोप्टेरा में कौन आती है, फ्लीज आती हैं, जिसमें से सी में क्या आ जाएगा आपके पास में, फोर्थ आ जाएगा, सी में क्या आ जाएगा पास में, फोर्थ आ जाएगा। देन मेकोप्टेरा, मेकोप्टेरा में क्या आती है आपके पास में, मेकोप्टेरा में क्या आ जाएगा भाई
मेकोप्टेरा में आपके पास में आती हैं स्कॉर्पियन फ्लाइज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा अब बच कौन जाता है, सेकंड। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे ये जो कोड दिए हुए हैं, इस कोड में ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है सेकंड, ये ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, फिर फोर्थ एंड थर्ड। ठीक है, ये जो है इसके अकॉर्डिंग राइट कौन सा है, डी ऑप्शन राइट है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन था ये कैसा है आपके पास में, पेपर में डिलीटेड क्वेश्चन है। पेपर में कैसा क्वेश्चन था, ये डिलीटेड क्वेश्चन था। भाई डिलीटेड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं ऑप्शन जो है, ये जो लिस्ट है इसमें क्या दिया हुआ है, गलती दी हुई है। एक जो है ये थाइसाइन्यूरा। ठीक है, ये थाइसाइन्यूरा जो है इसमें कौन आते हैं भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन डिलीट क्यों हुआ। थाइसाइन्यूरा में आते कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, इसमें आते हैं आपके पास में स्प्रिंग टेल्स, सॉरी स्प्रिंग टेल्स नहीं आएगा, इसमें आता सिल्वर फिश। इसमें क्या आएगा, सिल्वर फिश आएगा, और क्या आएगा आपके पास में, एक जंपिंग ब्रिस्टल। इसमें क्या आएगा, जंपिंग ब्रिस्टल आता है। ठीक है, तो देखो सिल्वर फिश और जंपिंग ब्रिस्टल इसमें आता है, जबकि ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग टेल्स दिया हुआ है। और स्प्रिंग टेल्स जो आते हैं वो कौन से ऑर्डर में आते हैं, कोलम्बोला में आते हैं। तो इसी वजह से जो है ये क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर अपन देखें तो जो डी ऑप्शन है इसके अंदर ये क्या है, इसका सही आंसर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो 16 जो है आपके पास में, प्राइमरी वेक्टर ऑफ जापानीज एनसिफिलिटिस डिजीज कौन होता है। ठीक है, जापानीज एनसिफिलिटिस डिजीज जो है इसका वेक्टर कौन होता है, जापानीज एनसिफिलिटिस डिजीज का वेक्टर कौन होता है। तो देखो इसका जो वेक्टर है आपके पास में वो कौन होगा, वो होगा आपके पास में क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करता है, जापानीज एनसिफिलिटिस डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, अब देखो एनाफिलिस मॉस्किटो है, एनाफिलिस मॉस्किटो तो क्या करेगा, मलेरिया। देखो एनाफिलिस मॉस्किटो क्या कोस करता है, मलेरिया कोस करता है। ठीक है, जबकि क्यूलेक्स मॉस्किटो जापानीज एनसिफिलिटिस कोस करेगा। देन ये जो है डेंगू। ठीक है, और येलो फीवर, और चिकनगुनिया। देखो डेंगू, येलो फीवर और चिकनगुनिया जो कोस करता है वो तो कौन होता है, एडिस एजिप्टाई। एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, एनाफिलिस में भी कौन सी, फीमेल। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होता है वो कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करती है, मलेरिया। ठीक है, इसके अलावा है आपके पास है मोनोसोनिया मॉस्किटो। तो ये तीन मॉस्किटो के जो स्पीसीज है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। इसके बाद देखो इन विच टाइप ऑफ हेड द सकिंग माउथ पार्ट्स विद द प्रोबोसिस एक्सटेंडेड बैकवर्ड बिटवीन द फ्रंट लेग्स। तो किस टाइप के माउथ पार्ट्स के अंदर जो स्टिलेट होती है वो पीछे की तरफ कैसी होती है, इंसेक्ट में दोनों लेग्स के बीच में मुड़ी हुई होती है। तो इसको कहा जाता है आपके पास में ओपिस्टोरिंकस। ठीक है, इसको किस टाइप के माउथ पार्ट्स कहे जाते हैं, इनको ओपिस्थोरिंकस माउथ पार्ट्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में। देन ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ हनी बाई हनी बी सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू। देखो सुक्रोज किस में कन्वर्ट होगा, सुक्रोज जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, बता सकता है मेरे को कोई, डेक्सट्रोज, माल्टोज, लेवलोज, या ऑल ऑफ दिस। जो सुक्रोज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ये सुक्रोज जो होगा वो आपके पास में कन्वर्ट होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसमें क्या हो, आपको जो एग्जाम के अंदर जो आंसर की मानी गई थी, आंसर की के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें ऑल ऑफ दिस माना गया था। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है आपके पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, तो आपके पास में देखो कौन कौन से सेंटेंस से पहले हम पढ़ते हैं इसको और देखते हैं कि क्या इसमें किस तरह की गलती दी हुई है। ठीक है,
प्रोहीमोसाइट्स आर द स्टेम सेल्स फ्रॉम विच अदर हीमोसाइट्स आर डिराइव्ड। हाँ, ये सही सेंटेंस है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा सेंटेंस हमको इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट देखो, इनकरेक्ट हमको बताना है तो पहला हमने पढ़ा, पहला सही निकला। ठीक है, देन granulocytes are phagocytically active and adherent type of cells that contain large number of intracellular granules। ये भी सही है। ठीक है, प्लाज्मेटोसाइट्स आर लार्ज सेल दैट नॉन एडहेरेंट टाइप सेल, ये गलत है, ये वाला इसमें सेंटेंस गलत है। इसके बाद पढ़ते हैं ओएनोसाइटोइड्स आर नॉन एडहेरेंट सेल दैट आर डिफाइंड फंक्शनली एज कंस्टिट्यूटिवली कंटेंट फिनोलॉक्सीडेज एक्टिविटी। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। आपको इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट इसमें से क्या है, सी। ठीक है, इनकरेक्ट इसमें से क्या हो जाएगा, प्लाज्मेटोसाइट्स आर लार्ज सेल दैट नॉन एडहेरेंट टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें रोंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो द द पार्लियामेंट पास्ड द इंसेक्टिसाइड एक्ट इन विच ईयर। ठीक है, कि जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है वो कब आया था, ये तो आप सभी लोग जानते हो, ये आया था 1968 के अंदर क्या हुआ था, पास हुआ था। अगर अपन बात करें इनफोर्स, एनफोर्स में कब आया था, ये 1971 में आया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो क्वेश्चन का लेवल था, जो आपको 2022 में पूछा गया था एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के एग्जाम में, वो मॉडरेट मतलब इजी टू मॉडरेट था। मतलब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी थे, कुछ क्वेश्चन जो थे बहुत ज्यादा टफ थे, या हम बात करें कि वो थोड़ा टिपिकल थे। ठीक है, या हम बात करें कि जो क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे। तो अब आपको पता चल ही चुका होगा जो क्वेश्चन आपको एआरओ और डबल एआरओ जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जिनका भी कॉन्सेप्ट बेसिक अच्छे होंगे उन्हीं से क्या हो पाएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। ठीक है, और आप हमारी कोर्स को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आप इन्हीं कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक्स हैं या इन कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करने के लिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।